नमस्कार दोस्तों, बीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग 30 दिन का 30 टॉपिक करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं डीसी जनरेटर के पहले क्वेश्चन से। ये ऑब्जेक्टिव सेशन चलेगा, जिसके माध्यम से हम लोग हर एक टॉपिक 30 दिन में 30 कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। डीसी मशीन में आर्मेचर का प्रमुख कार्य होता है। डीसी मशीन में आर्मेचर का प्रमुख कार्य क्या होता है? बाइंडिंग में विद्युत वाहक बल पैदा करना, शाफ्ट के लिए सहायता प्रदान करना, बेयरिंग के लिए सहायता प्रदान करना, उपयुक्त है। तो ये तीनों कार्य देखने को मिलता है आर्मेचर के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा डी है। अगला है दूसरा कि आर्मेचर बाइंडिंग का खुला या शॉर्ट सर्किट परीक्षण किया जाता है। तो ये हम खुला या शॉर्ट सर्किट परीक्षण हम लोग करते हैं। ये बाहरी ग्राउलर विधि द्वारा, यानी एक्सटर्नल ग्राउलर मेथड द्वारा हम लोग इस परीक्षण को करते हैं। जैसे इस फिगर में दर्शाया गया है ग्राउलर को। ये ग्राउलर है, ये आर्मेचर ऊपर जो रखा हुआ है ये आर्मेचर। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस जनित्र का वोल्टेज रेगुलेशन का मान सबसे कम होता है? तो वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब होता है कि इसमें वेरिएशन ज़्यादा देखने को हमें मिलता है। तो ये हमें सबसे ज़्यादा तो डीसी सीरीज में देखने को मिलता है और सबसे कम डीसी शंट जनित्र, यानी ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे है चौथा नंबर कि डीसी सीरीज जनित्र में बाइंडिंग को किन संकेतों द्वारा दर्शाया जाता है? जैसे डीसी सीरीज के जो हम लोग बाइंडिंग करते हैं तो उसको किस संकेतों के द्वारा हम लोग दर्शाते हैं? तो अगर वो डीसी सीरीज जनित्र है तो डी से दर्शाते हैं तो D1 D2, डीसी सीरीज है तो डीसी शंट है तो E1 E2, और आर्मेचर बाइंडिंग है तो A1 A2, अगर वही कंपनसेटिंग बाइंडिंग है तो C1 और C2। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन, यानी D1 और D2। देखिए इस फिगर में दर्शाया गया है, ये आपका बाइंडिंग है ये, और ये संकेत इसके हैं। आर्मेचर बाइंडिंग है, इसके संकेत हैं डीसी सीरीज में। पांचवा दिया हुआ है कि निम्न में से किस जनित्र को फ्लक्स स्थिर जनित्र बोलते हैं? जिसका फ्लक्स क्या होता है? स्थिर होता है, उसे हम लोग फ्लक्स स्थिर जनित्र कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, डीसी शंट जनित्र। इसको हम लोग एक स्थिर जनित्र के नाम से जानते हैं। देखिए इसमें फिगर बनाया हुआ है, देख रहे हैं डीसी शंट जनित्र में। देखिए इसको हम लोग E1 E2 से दर्शाते हैं बाइंडिंग को। ये आर्मेचर के किस क्रम में लगाया गया है? समांतर में, इसलिए इसको हम लोग डीसी शंट जनित्र कहते हैं। आगे है छठा है कि वह जनित्र जो शंट फील्ड और सीरीज फील्ड के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है, यानी विरोध करता हो। तो देखिए जो जनित्र में विरोध करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र। ये कंपाउंड जनित्र के दो भाग होते हैं, एक कम्युलेटिव कंपाउंड, एक होते हैं डिफरेंशियल। तो जो फ्लक्स एक दूसरे का विपरीत कार्य करते हैं, विरोध करते हैं, वो है डिफरेंशियल, और जो इसे सपोज करते हैं, एक दूसरे का सपोज करते हैं, वो क्या है? कम्युलेटिव। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस फिगर में जैसे दर्शाया गया है, देख रहे हैं इस फ्लक्स से इधर आ रहा है, एक फ्लक्स इधर जा रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। सातवां है कि वह जनित्र जो शंट फील्ड सीरीज एक दूसरे की सहायता करते हैं। वही क्वेश्चन जो हम लोगों ने रिपीट कर दी। ये वाला ऑप्शन क्या है? बी। देखिए इसमें दिख रहा है, देखिए इसका भी इसी डायरेक्शन है, इसमें भी इसी टाइप का डायरेक्शन, सॉरी इधर का नहीं है, इस टाइप का डायरेक्शन, इसका भी इस टाइप का, यानी दोनों सेम दिशा में। आर्मेचर कोर को लेमिनेट बनाने से कौन सी क्षति कम होती है? इसमें क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आता है। जो कोर में होता है ना, कोर हानि जिसे लौ हानि बोलते हैं, उसमें दो क्षतियाँ देखने को मिलती हैं, एक हिस्टेरिसिस क्षति और एक एडी करंट क्षति। तो जो लेमिनेट किया जाता है, कोर को लेमिनेट करते हैं तो उसमें हमें एडी करंट क्षति कम करते हैं। और जो पत्तियाँ इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम लोग सिलिकॉन स्टील की पत्तियाँ इस्तेमाल करते हैं, लेमिनेटेड कोर की मोटाई से संबंधित होता है, वो क्या होता है? हिस्टेरिसिस क्षति को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी वाला हो जाएगा, यानी एडी करंट क्षति। 9वां है, निम्न में से व्यावसायिक दक्षता के सूत्र को दर्शाता है। तो इसमें उत्पन्न विद्युत शक्ति अपान इनपुट यांत्रिक शक्ति इंटू 100, ये जो दक्षता होता है ना, ये परसेंटेज में ही ज़्यादातर देखने को मिलता है हमें। तो इसमें आउटपुट विद्युत शक्ति, उत्पन्न विद्युत शक्ति या आउटपुट विद्युत शक्ति या इनपुट यांत्रिक शक्ति, इसमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि आउटपुट विद्युत शक्ति अपान इनपुट यांत्रिक शक्ति इंटू 100, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से दो जनित्रों को समांतर चालन के लिए अवस्था के लिए आवश्यक होनी चाहिए। प्रचालन होगा, प्रचालन की अवस्था के लिए आवश्यक होना चाहिए। तो समान वोल्टेज होना चाहिए, समान क्षमता होनी, समान रेटिंग का होना चाहिए और पोलैरिटी भी सेम होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। क्या अगला है, लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज स्थिर रहता है तो वह किस प्रकार का जनित्र है? देखिए, हमें जो एम्पियर टर्न संख्या होती है उसके आधार पर बताया जाता है। दरअसल ये जो भाग होते हैं ये कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र के होते हैं। अगर मान लीजिए अगर लोड बढ़ा रहे हैं, अगर टर्मिनल वोल्टेज पर कोई बदलाव ना देखने को मिले तो इसको हम लोग बोलते हैं कि लेवल या फ्लैट होता है। अगर वही लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज का मान गिरने लगे तो हमें बोलते हैं कि ये अंडर में हो गया, अंडर सीरीज जनित्र, सॉरी ये सीरीज नहीं होता, अंडर कंपाउंड होगा, अंडर कंपाउंड जनित्र है। अगर वही लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज में भी बढ़ोतरी देखने को मिले तो इसको बोलते हैं ओवर कंपाउंड जनित्र। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि अगर टर्मिनल वोल्टेज स्थिर रहता है तो क्या होगा? तो इसको हम बोलते हैं लेवल या फ्लैट, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें दिखाया गया है, इसमें देखिए ये रेटेड वोल्टेज है, रेटेड वोल्टेज से अधिक होने पर ओवर कंपाउंड हो गया, इससे लगभग समान है तो फ्लैट या लेवल हो गया, और इससे कम हो गया तो अंडर कंपाउंड हो गया। ये देखिए डिफरेंशियल का है, ये सारे ग्राफ इसमें दर्शाया गया। देखिए, निम्न में से डीसी वेल्डिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आदि के लिए किस जनित्र का प्रयोग करते हैं? तो जो वेल्डिंग हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, इस प्रकार का है तो ये कम्युलेटिव में जो ओवर कंपाउंड होता है इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वह प्रभाव जिसे MNA GNA से फाई है, फाई अंश जनरेटर के घूमने की दिशा में घिसक जाता है, सो क्या बोलते हैं हम लोग? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव, यानी ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए इसमें दर्शाया गया है, देख रहे हैं, ये GNA जैसे नो लोड के कंडीशन में GNA मैंने एक ही जगह होते हैं। ये देखिए रोटेशन की गति है तो ये 5 डिग्री 5 कोण पर ये खिसक गया है, ठीक है। इसको लीडिंग पोल ट्यूब बोलते हैं, इसको ट्रेलिंग पोल ट्यूब या लैगिंग पोल ट्यूब भी बोलते हैं। देखिए इसका ग्राफ इस प्रकार से बनता है। देखिए न्यू MNA, पहले GNA था, शिफ्ट हुआ तो इसका नया MNA कुछ कोण पर चला गया, इस प्रकार का ग्राफ बन जाता है। देखिए आर्मेचर रिएक्शन नो लोड, जब नो लोड होता है तो अलग अलग है, जैसे एक आर्मेचर फ्लक्स का है, ये फील्ड फ्लक्स का है, देख रहे हैं अलग अलग है, ये दर्शाया गया है। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है कि GNA MNA ये नो लोड कंडीशन में, GNA और MNA एक ही पर है, 90 डिग्री अंश पर है फील्ड फ्लक्स से। ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर है, वह प्रभाव जो LPT पर अधिक तथा TPT पर कम आर्मेचर फ्लक्स मेन फ्लक्स को डीमैग्नेटाइज करने लगते हैं, इसको हम बोलते हैं डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, यानी बी वाला ऑप्शन। लिखा है कि निम्न में से किस कम्यूटेशन के कारण ब्रश में स्पार्किंग आता है? तो जानते हैं कि हमें कम्यूटेशन दो प्रकार के होते हैं, इसको बोलते हैं स्मूथ कम्यूटेशन के रफ। तो जो रफ कम्यूटेशन होता है इसके कारण हमें स्पार्किंग देखने को मिलता है। निम्नलिखित विधियों द्वारा स्पार्किंग कम किया जाता है। प्रतिरोध वायर का प्रयोग करके, हाँ जी होता है, कुछ प्रतिरोध ब्रश का ये भी होता है, और इंटरपोल विधि द्वारा, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाए। 17 नंबर क्वेश्चन है, खुला परिपथ विशेषता DC जनित्र में किन के मध्य होता है? तो जो OCC कैरेक्टरिस्टिक्स होता है
इसको हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये होता है ईएमएफ और फील्ड धारा के बीच में, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसमें है देखिए ओपन वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स है, फील्ड धारा है, फील्ड करंट और ओपन सर्किट वोल्टेज के बीच। देखिए नो लोड कंडीशन में है, ये ग्राफ है आपका। अगला है निम्न में से हॉपकिंसन परीक्षण किस लोड पर होता है। तो दो प्रकार का परीक्षण हम लोग करते हैं, एक हॉपकिंसन फुल लोड पर करते हैं, एक होता है स्विनबर्न परीक्षण, ये नो लोड पर करते हैं। ठीक है, ये फुल लोड पर करते हैं, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाए। आगे है निम्नलिखित में से मशीन की अधिकतम दक्षता के लिए शर्त। देखिए मशीन के लिए वही अब ट्रांसफार्मर में हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें मैकेनिकल लॉस होता नहीं है, इसलिए उसमें आयरन लॉस और कॉपर लॉस बराबर हो जाते हैं। ये मैक्सिमम दक्षता है, ये ट्रांसफार्मर के केस में। लेकिन इस माध्यम में जो कांस्टेंट लॉ और वेरिएबल लॉस दोनों बराबर हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इसमें मैक्सिमम दक्षता हमें प्राप्त होगी। यानी ए वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। निम्न में से किसी के लिए कंपनसेटिंग बाइंडिंग की जाती है। किसको, चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव को या विचुंबकन प्रभाव को, तापन प्रभाव या घूर्णन प्रभाव। तो किस लिए हम लोग कंपनसेटिंग बाइंडिंग करते हैं, मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को समाप्त करने। ये क्वेश्चन आ गया, निम्न में से स्विनबर्न परीक्षण को किस लोड पर किया जाता है। तो ये नो लोड पर करते हैं। टीसी जनित में आर्मेचर कॉपर हानि कुल हानि का कितना % होता है। तो ये होता है 30 से 40%। डीसी जनित में इंटरपोल बाइंडिंग करने से मशीन की दक्षता कितने % बढ़े। तो ये तो 25 से 30% की बढ़ोतरी होती है। इंटरपोल बाइंडिंग क्या होता है, मेन पोल के बीच में स्थापित छोटे पोल होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, इंटरपोल। इस ग्राफ में दर्शाया गया है, देखा, ये इंटरपोल, ये छोटे छोटे पोल है, ये मेन पोल है। ठीक है, ये आर्मेचर है, सॉफ्ट है, फील्ड बाइंडिंग है, पोल शू है, योक या फ्रेम है, कम्यूटेटर है। 24 नंबर है, निम्न में से डीसी जनित में विचुंबकन प्रभाव यानी डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को कम किया जा सकता है। फील्ड बाइंडिंग के एम्पीयर टर्न बढ़ाकर, जी बिल्कुल, आर्मेचर के सीरीज में कंपनसेटिंग बाइंडिंग करके, ये दोनों माध्यम से, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। डीसी जनित्र में चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव से क्या प्रभाव पड़ता है। ब्रश एक वोल्टेज उत्पन्न करता है, लौह हानि बढ़ जाता है, अच्छा कम्यूटेशन नहीं मिलता। ये सारी प्रक्रियाएं देखने को हमें मिलती हैं, यानी ब्रश में एक उत्पन्न वोल्टेज आ जाता है, इसमें लौह हानि बढ़ जाती है, कम्यूटेशन प्राप्त होता है हमें। डीसी जनित में विचुंबकन प्रभाव से क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन उसी को बस दूसरे माध्यम से पूछा गया है। दक्षता को कम कर देता है, उत्पन्न में भी घट जाता है, यानी सी वाला ऑप्शन सही है। निम्न में से डीसी शंट जनित्र के लिए सही कथन का चयन कीजिए। पतले तार का अधिक लपेट सही है, स्थिर जनरेटर भी कहते हैं सही है, लोड के बिना चालू करते हैं, यानी डी वाला ऑप्शन है, यानी सारे गुण हैं इसमें। देखिए ये डीसी शंट जनित्र, इसके पहले भी ग्राफ दर्शाए गए, देख रहे हैं, ये पतले तार का अधिक लपेट होता है, जिसका रेजिस्टेंस का मान अधिक होता है, और ये आर्मेचर के साथ समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। ठीक है, 28 नंबर है, निम्न में से डीसी सीरीज जनरेटर के लिए सही कथन है। ये सीरीज जनरेटर के लिए मोटे तार के अधिक लपेट, मोटे तार के कम लपेट होते हैं, ये गलत है। बूस्टर के रूप में काम करते हैं, लोड के साथ चालू करते हैं, इसमें ये कम होगा। ठीक है, तब ऑप्शन हमारा डी हो। देखिए ये वाला ऑप्शन, ये आपका फिगर है, देखिए ये आर्मेचर के साथ किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। ये भी क्वेश्चन पूछता रहता है कि डीसी सीरीज जनरेटर का बाइंडिंग किस क्रम में लगाया जाता है आर्मेचर। डीसी मशीन के कम्यूटेटर की सफाई के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो ये हम लोग करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग हम लोग करते हैं। वह कम्यूटेटिव कंपाउंड जनरेटर जिसमें सीरीज फील्ड में लोड धारा बहती हो। देखिए जिसमें लोड धारा बहती हो कम्यूटेटर, देखिए हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कि
कंपाउंड जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, एक कम्युलेटिव और एक होता है डिफरेंशियल। तो कम्युलेटिव में लॉन्ग होता है, एक शॉर्ट होता है। तो लॉन्ग शॉर्ट में अंतर क्या है, मान लीजिए बैंडिंग हमने कर रखा, ठीक है, एक मिनट, ये आर्मेचर है, आर्मेचर है, आर्मेचर के साथ सीरीज में एक और इसके समांतर। अगर यहाँ हम लोग सप्लाई देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लोड हो जाएगा, लोड ये आर्मेचर ये फील्ड का। तो क्या इसमें कह रहा है सीरीज फील्ड वाइंडिंग में, सीरीज फील्ड वाइंडिंग में लोड धारा बह रही, क्या इसमें लोड धारा बह रही है, इस वाइंडिंग में क्या लोड धारा बह रही है। इसको हम लोग यहाँ से कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे तो इसमें बनेंगे, तो यानी शॉर्ट शंट में, यानी बी वाला ऑप्शन। देखिए एक रोटर है, एक कम्यूटेटर है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, लोड के बिना अवस्था में कौन सा जनरेटर सीरीज जनरेटर की भांति व्यवहार करता है। तो वो कौन सा है, डीसी शंट जनरेटर, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा बी होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से छोटे जनित्र या डायनमो के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। कम शक्तिशाली होते हैं, ईएमएफ परिवर्तित नहीं कर सकते, लोड को ईएमएफ तुरंत प्राप्त होता है, अधिक शक्तिशाली होते हैं। तो इसमें पूछा कथन कौन सा है जो गलत है। जो डायनमो जो छोटे जनरेटर होते हैं उनको बोला जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, डी। ये लिखा है अधिक शक्तिशाली होते हैं, जो कि ये 3 पॉइंट सही होते हैं, ये कम शक्तिशाली होते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल है, निम्न में से पोल शू या मोल्डे शू के प्रकार हैं। पोल शू या मोल्डे शू जो होता है जिस पर हम लोग बैंडिंग करते हैं उसके बारे में जिक्र हो रहा है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, जिसको आर्क शेप्ड बोलते हैं और चैम्फर्ड टाइप, ये दो प्रकार के होते हैं जो पोल शू और मोल्डे शू के बारे में, यानी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे है, देखिए ये इसकी बनावट है, इसकी बनावट देखिए किस प्रकार है। जो चैम्फर्ड टाइप रहेगा आपका तो इस तरह शेप दिखेगा आपका, और आर्क शेप रहेगा तो इस टाइप का दिखेगा। ये दो प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका एक्चुअली शेप इसी तरह दिखता है, चैम्फर्ड टाइप और आर्क शेप टाइप। 34 नंबर है, पृथक उत्तेजित जनित्र में फील्ड को उत्तेजित के रूप में किस जनित्र का उपयोग करते हैं। तो जैसे हम लोग जनित्र वाले में पढ़े थे कि जो एक एक्साइटेशन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक सेपरेटली एक्साइटेड, एक सेल्फ एक्साइटेड। यानी सेल्फ मतलब पृथक उत्तेजित होता है, तो इसको हम लोग उत्तेजित के लिए कौन सा जनित्र इस्तेमाल करते हैं। तो ये होता है हमारा डीसी शंट जनित्र, यानी ऑप्शन हमारा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे है, देखिए इस तरह का दिखता है आपको सेपरेटली एक्साइटेड जो होता है जनरेटर, इस प्रकार है। इसको सप्लाई देने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आगे है, प्राइम मूवर के आधार पर निम्न में से किस जनित्र के प्रकार है। तो वाटर टरबाइन होता है, स्टीम टरबाइन भी होता है, डीजल इंजन भी होता है, यानी ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। आगे है, वह बल आघूर्ण जो कार्य करने के लिए उपलब्ध रहता है उसे क्या कहते हैं। देखिए जो हमें बल जो कार्य करने के लिए उपलब्ध होता है वो शाफ्ट पर उपलब्ध होता है, इसीलिए उसका हम लोग क्या बोलते हैं, शाफ्ट बल आघूर्ण। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, शाफ्ट बल आघूर्ण। अगला है 37 नंबर, दो नज़दीकी पोल के बीच की दूरी के केंद्र को कहा जाता है। जैसे दो पोल हैं एन और एस, जो अल्टरनेट पोल होते हैं, इनके बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल पिच। क्या बोलते हैं, पोल पिच। वही बैंडिंग के बीचों को बोलते हैं क्या, बैंडिंग पिच। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, यानी पोल पिच। देखिए इसमें दिखाया गया है, इसमें फिगर के माध्यम से बताया गया है। देखिए ये पोल है एन और एस, तो इसके दोनों बीचों की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल पिच। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसका इलेक्ट्रिकल डिग्री कितना होता है, 180 डिग्री। और फार्मूला हम लोग पढ़े ही है कि इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर होता है P/2 मैकेनिकल डिग्री।
ठीक है, ये फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें दिखाया गया है, देखिए दो पोल हैं एन और एस, इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पोल पिच। और ये देखिए बैंडिंग को दर्शाया गया है, अब बैंडिंग को ये क्या बोल रहे हैं हम लोग, बैंडिंग पिच बोलते हैं या कॉइल पिच बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक्टिव साइड है ये वाला ऑप्शन, ये बैक इसको बोलते हैं, इसे फ्रंट साइड बोलते हैं। आगे दिया हुआ है डीसी मशीन की बाइंडिंग फुल पिच बाइंडिंग कहलाती है जब, देखिए फुल पिच बाइंडिंग तब कहलाएगी जब इलेक्ट्रिकल डिग्री कितना होता है 180 डिग्री, कितना होता है इलेक्ट्रिकल डिग्री 180 डिग्री, और जिसमें बाइंडिंग पिच होता है फुल पिच के बराबर होता है, इसको हम बोलते हैं हम लोग फुल पिच बाइंडिंग, यानी ऑप्शन हमारा एक हो जाएगा। वही शॉर्ट पिच बाइंडिंग की बात करेंगे, शॉर्ट पिच बाइंडिंग क्या होता है, पोल पिच से जो बाइंडिंग है छोटी रखी जाती है उसको हम लोग शॉर्ट पिच बाइंडिंग कहते हैं। और जब एक होता है कि लॉन्ग पिच बाइंडिंग, तो लॉन्ग पिच में क्या होता है कि पोल पिच से हम लोग बाइंडिंग थोड़ा अधिक रखते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग पिच बाइंडिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें फिगर के माध्यम से है, एकदम स्पष्ट हो जाएगा आप लोग को। देखिए ये पोल पिच है, ये पोल पिच कॉइल पिच दोनों बराबर हैं, तो इसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, फुल पिच बाइंडिंग। इलेक्ट्रिकल डिग्री कितना है 180 डिग्री। और उसी तरह पोल पिच है, ये पोल पिच है, पोल पिच से कॉइल पिच क्या है अल्फा, अल्फा आपका कोण क्या है, अल्फा कोण शॉर्ट कर दिया गया, तो यानी 180 माइनस अल्फा, तो इसको शॉर्ट पिच बाइंडिंग कहते हैं। वो इससे ज़्यादा हो जाएगा तो उसको फुल पिच लॉन्ग पिच बाइंडिंग कह लेंगे। आगे प्राप्त धारा कैसी होगी अगर डीसी जनित में आर्मेचर में स्लिप रिंग से जोड़ा जाए। देखिए हम लोग डीसी मशीन में इसी के आधार पर हम लोगों ने जानते हैं कि अगर स्लिप रिंग का प्रयोग होता है, स्लिप रिंग भी पूछता रहता है कि किस पदार्थ का बना, तो फास्फोरस ब्रोंज का बना होता है। और जो स्लिप रिंग का इस्तेमाल हम लोग, स्लिप रिंग होता है जो, इसका इस्तेमाल हम लोग सिर्फ एसी के लिए यूज करते हैं, सिर्फ एसी प्राप्त करने के लिए। दरअसल आर्मेचर में उपलब्ध एसी ही होता है, लेकिन आउटपुट के आधार पर, जैसे आउटपुट हम लोग आर्मेचर को किस प्रकार ले रहे हैं वो हमें डिसाइड करता है कि एसी मिलने वाला है कि डीसी। तो अगर स्लिप रिंग यूज करते हैं तो एसी, अगर स्प्लिट रिंग यूज करते हैं तो डीसी या कम्यूटेटर बोल सकते हैं। तो हमारा एसी यानी अल्टरनेटिंग धारा, यानी ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए इसमें फिगर से आपको स्पष्ट हो जाएगा। देखिए इसको स्प्लिट मतलब होता है किसी भी चीज़ को विभक्त करना, बांट देना। तो देखिए स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर से हमें क्या प्राप्त होगा, डीसी। जो ये का देखिए कार्बन ब्रश है, ये परमानेंट मैग्नेट है, और ये आर्मेचर कॉइल है। तो इसी तरह देखिए स्लिप रिंग है और ब्रश का प्रयोग किया गया है। ये स्लिप रिंग फास्फोरस ब्रोंज का बना होता है, और ये आर्मेचर है, ये मतलब आउटपुट कैसे ले रहे हैं हम लोग वो चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हमें डीसी मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, एसी मिलेगा। आगे है, एक डीसी मशीन में भिन्नात्मक पिच बाइंडिंग प्रयोग की जाती है ताम हानि को कम करने के लिए, स्पार्किंग को कम करने के लिए, कोगिंग को बढ़ाने के लिए, उत्पन्न ईएमएफ को बढ़ाने के लिए। देखिए भिन्नात्मक पिच हम लोग क्यों यूज करते हैं, जो स्पार्किंग है उसको कम करने के लिए, यानी ये वाला बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाए। डायनेमो में कौन सी उत्तेजना प्रणाली होती है, तो देखिए डायनेमो में जो उत्तेजना प्रणाली होती है वो क्या होती है, परमानेंट, यानी कि उसमें जो मैग्नेट यूज होते हैं वो क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं। तो जब अस्थाई होते हैं तो अस्थाई चुंबकीय, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। चुंबकीय पदार्थ के बार बार चुंबकित तथा विचुंबकित होते हुए विद्युत क्षति होना। तो देखिए इसका जिक्र हम लोगों ने अपनी थ्योरी वाले में पोर्शन में किया था कि अगर कोई चीज़ बार बार चुंबक और विचुंबकीय होने से कोई क्षति हो रही है तो उसको बोलते हैं हिस्टेरिसिस क्षति या शिथिल्य हानि बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन, हिस्टेरिसिस क्षति। आगे है कि आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य चुंबकीय पड़ने वाला प्रभाव कहलाता है। तो आप लोगों को पता है कि जो आर्मेचर जो फ्लक्स बनाता है, जो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर जो प्रभाव डालता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्मेचर रिएक्शन, यानी आर्मेचर प्रतिक्रिया है, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे है कि मुख्य फील्ड पोल के बीच स्थापित किए गए छोटे पोल क्या कहलाते हैं। तो मुख्य जो पोल होता है, मुख्य पोल में हम लोग छोटे पोल स्थापित करते हैं स्पार्किंग को कम करने के लिए, तो क्या कहलाता है, उसको हम बोलते हैं इंटरपोल, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए इस फिगर में दर्शाया गया है
देखिए ये एन जो बड़ा बड़ा दिखाया गया है योक या फ्रेम में, देखिए ये है, ये पोल शू है, फील्ड बाइंडिंग है, कम्यूटेटर है, ये इंटरपोल है, ये वाला जो छोटा छोटा है इंटरपोल है। ये आपको फिगर से समझ में आ जाएगा। आगे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी विधि द्वारा डीसी जनरेटर में विद्युत वाहक बल प्रेरित होती है। तो हम लोग जानते हैं कौन सी विधि होती है, गतिज विधि, यानी ए वाला डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। आगे है कि निम्न में से कौन सी डीसी जनित्र की मौलिक आवश्यकता है, यानी डीसी जनित्र के लिए कौन सी आवश्यकताओं की जरूरत पड़ती है। तो आर्मेचर, कम्यूटेटर व चुंबकीय क्षेत्र, यानी ये सभी चीज़ें होंगी तभी एक जनित्र के रूप में हम उसको काम में ले सकते हैं, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे है कि वह किस गुण के कारण ब्रश के लिए कार्बन प्रयुक्त है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी है, गुण है, किसके कारण हम लोग ज़्यादातर कार्बन प्रेफर करते हैं। तो वह स्व लुब्रिकेंट होता है। स्व लुब्रिकेंट का मतलब स्वयं घिस जाना और किसी को नुकसान न पहुंचाना। तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है, बिल्कुल। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। वो नर्म होते हैं, बिल्कुल, यानी डी वाला ऑप्शन, ये तीनों गुण उसमें विद्यमान होता है। आगे है कि धारा घनत्व का कौन सा मान कार्बन ब्रशों के लिए प्रायोगिक है। तो जो धारा घनत्व का मान होता है 10 एम्पियर प्रति स्क्वायर mm होता है, यानी डी वाला ऑप्शन। निम्न में से किन तत्वों पर जनित्र का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है, यानी कि जनित्र पर विद्युत वाहक किसके, ध्रुवों की संख्या, बिल्कुल, चालकों की संख्या, बिल्कुल, गति, यानी ये तीनों ऑप्शन हो गया। आपको याद होगा Eg बराबर N/P/Z/60 है। अगर ये फार्मूला याद है तो आप लोग को ये पता है। देखिए ध्रुवों की संख्या यानी पोल है, चालकों की संख्या यानी Z है, गति यानी N है, तो सभी पर है। आगे है जनरेटर के अपने अवशिष्ट चुंबक खोने का कारण है। जनरेटर के अपने अवशिष्ट चुंबक होने का कारण अधिक उत्तेजना, हैमरिंग और ओवर हीटिंग। तो देखिए ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ज़्यादा हैमरिंग और ओवर हीटिंग के कारण क्या होता है, और वो अपना अवशिष्ट चुंबक, रेसिडुअल मैग्नेट बोलते हैं, वो खो देता है। आगे एक प्राइम मूवर के आधार पर डीसी जनित्र के प्रकार हैं। तो प्राइम मूवर के आधार पर हाइड्रो टरबाइन, गैस टरबाइन, डीजल इंजन और दोनों, ये सभी होते हैं, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से स्व उत्तेजित जनित्र के प्रकार हैं। सेल्फ एक्साइटेड जिसे बोलते हैं, डीसी शंट, सीरीज और मिश्र, ये तीनों हैं, यानी शंट वाला भी, सीरीज वाला भी और कंपाउंड, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए उत्तेजना प्रणाली के आधार पर डीसी जनित्र के प्रकार हैं, यानी उत्तेजना प्रणाली, इसका पहले भी जिक्र हम लोग किए हैं। तो सेल्फ एक्साइटेड और स्व एक्साइटेड, यानी ऑप्शन सी वाला ऑप्शन हो जाएगा दोनों। निम्न में से श्रेणी जनित्र का प्रयोग होता है, यानी सीरीज जनित्र का प्रयोग होता है बैटरी चार्जिंग में, जी नहीं, घरेलू प्रयोग में नहीं, बूस्टर के रूप में, बिल्कुल, बूस्टर के रूप में हम लोग करते हैं इसका। बैटरी चार्जिंग में किसका करते हैं हम लोग, शंट का, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे है कि निम्न में से किसके कारण, निम्न में से किसके कारण डीसी स्व उत्तेजित जनित्र का अवशिष्ट चुंबक समाप्त हो सकता है। तो इसका जिक्र हम लोग पहले किए हैं, ओवर हीटिंग, भारी ओवरलोडिंग, लंबे समय तक प्रयुक्त होना, ये तीनों प्रॉपर्टी हो सकती है, यानी ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। जनित्र का विद्युत वाहक बल नियंत्रित करने के लिए किसे परिवर्तित कर सकते हैं, यानी कि जो जनित्र का विद्युत वाहक बल है उसको हमें नियंत्रित कंट्रोल करना है, तो किसका प्रयोग, फ्लक्स का, जनरेटर की गति, चालक के पदार्थ का, और गति व फ्लक्स दोनों को। तो हमें उसे करना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर विद्युत वाहक बल को नियंत्रित करना है तो गति और फ्लक्स दोनों को कर सकते हैं, डी वाला ऑप्शन। वेल्डिंग जनरेटर में समांतर प्रयोग होता है। तो देखिए वेल्डिंग जनरेटर समांतर मतलब बैंडिंग का जिक्र ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे, ठीक है। तो वेल्डिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसमें डीसी जो मशीन होती है उसमें हम लोग एक वेव बाइंडिंग करते हैं, एक लैप बाइंडिंग करते हैं, ठीक है। वेव बाइंडिंग अधिक वोल्टेज और लो करंट के लिए यूज करते हैं, और लैप बाइंडिंग है कम वोल्टेज और अधिक करंट के लिए। तो वेल्डिंग के लिए तो करंट का मान अधिक चाहेगा, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला, यानी कि लैप बाइंडिंग।
एक 4 पोल डीसी जनित 1500 आरपीएम पर चलता आर्मेचर में धारा की आवृत्ति क्या होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पूछा है तो आप ही जान ही रहे हैं कि मतलब एन एस बराबर क्या लिखते हैं 120 इंटू एफ बाई पी। तो 1500 आरपीएम पर है 120 इंटू फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, पोलों की संख्या है 4, तो 4 3 12 3 0 3 3 5 15, तो कितना आ जाएगा 50, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला जनरेटर होता है, तो आर्क वेल्डिंग के लिए हम लोग किस जनरेटर का प्रयोग करते हैं, डीसी सीरीज जनरेटर या डीसी शंट डिफरेंशियल या कम्युलेटिव। तो आर्क वेल्डिंग के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। किस मोटर को बिना लोड के नहीं चलाया जा सकता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका डीसी जो सीरीज मोटर होती है उसको हम लोग बिना लोड के नहीं चला सकते, लोड के साथ चलाते हैं डीसी शंट मोटर को। किस जनित्र में आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग तथा लोड तीनों श्रेणी में जुड़े होते हैं, डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा आपका आर्मेचर, लिखा गया आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग तथा लोड तीनों श्रेणी में जुड़े होते हैं। तो आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग और लोड के तीनों श्रेणी क्रम में, तो क्या होगा डीसी सीरीज मोटर, ये वाला ऑप्शन। आगे है किस जनित्र में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर में जुड़े होते हैं, किस जनित्र में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर में जुड़े होते हैं। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, इसमें जैसे कि फील्ड वाइंडिंग के समांतर में जुड़ते हैं डीसी शंट जनित्र होगा, ये मोटर ऑप्शन आ रहा है, ये जनित्र होगा। ठीक है, मिस्टेक हो गया है, जनित्र। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। अगला है किस जनित्र को लोड के बिना चलाना चाहिए, लोड के बिना चलाना चाहिए, तो हम मिलेंगे बी डीसी शंट मोटर, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से डीसी शंट जनित्र का आर्मेचर धारा के लिए सूत्र है, तो आप लोग जानते ही हैं कि ईजी बराबर होता है V प्लस आई ए आर। ठीक है, अगर इसको हम लोग ला रहे हैं तो ईजी माइनस V होगा आई ए आर बटा के आर ए, यानी कि अच्छा इसके लिए ये आर्मेचर धारा के लिए है, और एक फार्मूला होता है आई ए बराबर आई एल प्लस आई एस एच। ठीक है, सी वाला ऑप्शन। 65 है स्पार्किंग रेट कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए, इसमें ऑप्शन के साथ क्या करना होता है, कार्बन ब्रश प्रयोग करते हैं, इंटरपोल प्रयोग करते हैं, कंपनसेटिंग वाटर का प्रयोग करते हैं। तो स्पार्किंग के लिए सारे प्रयोजन ये सब करना पड़ता है हम लोग को, तो यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है कि किसी डीसी जनित्र में प्रयुक्त इंटरपोल की ध्रुवता होती है, तो इस प्रकार में इंटरपोल की ध्रुवता क्या होती है, घूर्णन दिशा के पीछे पोल की ध्रुवता के समान, घूर्णन दिशा के आगे पोल की ध्रुवता के समान, या उत्तरी ध्रुव के समान, दक्षिण ध्रुव। तो हमें देखिए घूर्णन दिशा के पिछले पोल की ध्रुवता के समान होती है। जब इसकी बात करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा जनरेटर के लिए, और दूसरा हो जाएगा मोटर के लिए। तो हम लोग जनित्र की बात करें तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी हानि डीसी जनित्र में होती है, यांत्रिक हानि भी होती है, ताम्र हानि, लौह हानि, यानी तीनों हानियां देखने को मिलती है। निम्न में से कौन सी हानि लोड के साथ परिवर्तित होती है, तो ये कौन सी है, इसको बोलते हैं हम लोग ताम्र या कॉपर हानि, यानी बी वाला ऑप्शन है। और जो लौह हानि एक स्थिर हानि में गिनी जाती है, क्योंकि ये हानि बदलती नहीं है, ये स्थिर रहती है। डीसी जनित्र की दक्षता कितनी होती है, तो डीसी जनित्र की दक्षता 85 से 95% होती है। 100% आइडियल ट्रांसफार्मर का होता है, 99% ऑटो ट्रांसफार्मर का होता है, तो ये याद रखना है। मशीन की दक्षता में वृद्धि की जा सकती है, तो दक्षता में हानि घटाकर, हानि बढ़ाकर, हानि को स्थिर रखकर, तो हानि घटाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, दक्षता में वृद्धि कर सकते हैं।
जनित्र में डमी कॉइल प्रदान किया जाता है ताकि वोल्टेज परिवर्तन के लिए फ्लक्स घनत्व बढ़ाया जा सके। रोटर होगा, रोटर को यांत्रिक बैलेंस किया जा सके। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, रोटर को यांत्रिक बैलेंस किया जा सके। डीसी जनित्र में उत्पन्न विद्युत वाहक बल निम्नलिखित के समानुपाती होता है। आर्मेचर गति, फ्लक्स प्रति ध्रुवों की संख्या, ये सभी में होता है। Eg बराबर बताए थे हम लोग Np/Z/60A, सबके इस वाले फार्मूला से। ब्रशों को कहाँ रखा जाए कि उच्चतम दक्षता प्राप्त करें? तो ब्रश को हम लोग कहाँ रखते हैं, क्या रखते हैं? चुंबकीय उदासीन अक्ष यानी MNA, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। अगला है आर्मेचर प्रतिक्रिया कारण जनित्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुख्य फ्लक्स के एक समान नष्ट होना, EMF का मान और दक्षता घट जाता है, मुख्य पोल के अवशिष्ट चुंबक भी, ये सारी प्रक्रियाएं देखने को मिलती है। जो मुख्य फ्लक्स क्या होता है, प्रभाव डालता है तो नष्ट होना शुरू हो जाता है, EMF दक्षता भी घट जाती है। और ये यानी ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा तीनों। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। निम्नलिखित का सही मिलान नहीं है। ओवर कंपाउंड जनित, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अंडर कंपाउंड जनित, पोल प्रकाश, रेलवे, लेवल कंपाउंड, लेथ मशीन, डिफरेंशियल कंपाउंड, बूस्टर। तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड जो इलेक्ट्रोप्लेट जो होता है हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? आर्क वेल्डिंग के लिए। बूस्टर हमेशा डीसी सीरीज जनित्र के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला है ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। हिस्टेरिसिस क्षति का निम्न में से कौन सा सूत्र है? देखिए दोनों, एक हिस्टेरिसिस क्षति और एक होता है एडी करंट क्षति, इसको भंवरधारा हानि बोलते हैं। ये दोनों लौ हानि के ही भाग हैं। ये देखिए जो हिस्टेरिसिस क्षति होता है वो होता है ईटा बी मैक्स 1.5 F/V, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और उसी तरह अगर ईडी करेंस का पूछ ले तो बी मैक्स स्क्वायर F² T²/V, ये होता है ईडी करेंट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से स्ट्रेस क्षति का मान होता है। स्ट्रेस लौ क्षति, आंतरिक क्षति या शंट फील्ड क्षति, आर्मेचर क्षति, सीरीज फील्ड क्षति, लीनियर क्षति या स्थिर। तो हमें जानते हैं लौ क्षति और यांत्रिक क्षति मिलाकर क्या बनता है? स्ट्रेस क्षति। ठीक है, यानी ऑप्शन हमारा ए। वह क्षति जो आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध और ब्रशों के संपर्क प्रतिरोध के कारण पैदा होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यांत्रिक क्षति, यानी सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आर्मेचर के वायु के घर्षण से, बेयरिंग के घर्षण तथा ब्रशों के कम्यूटेशन के घर्षण से होने वाली क्षति, ये भी क्या आती है? यांत्रिक क्षति के अंतर्गत आती है। आगे है, निम्न में से जनरेटर किस नियम पर आधारित है? तो जनरेटर की बात है, जनरेटर तो ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ और मोटर की आयत है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये किस सिद्धांत की बात जब आए तो ये फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए इसमें दर्शाया गया है। देखिए डीसी जनरेटर की बात जब होगा तो देखिए अंगूठा क्या दर्शा रहा है? थंब मोशन को, चालक की गति को, जो है इसको बोलते हैं तर्जनी या मिडिल फिंगर, इसको बोलते हैं फोर फिंगर, इसको चुंबकीय क्षेत्र को, इंड्यूस ईएमएफ आपका तर्जनी बोलते हैं, मध्यमा, इसको उत्पन्न ईएमएफ को बोलते हैं। देखिए जनरेटर मोटर के लिए ये है। FBI से याद करेंगे, फोर्स, अंगूठा फोर्स बल को दर्शाता है, B है जो चुंबकीय क्षेत्र को, मैग्नेटिक फील्ड को, और I है जो करंट यानी धारा को दर्शा रहा है। मशीन का बाहरी भाग बॉडी या योग किस पदार्थ का बना होता है? कास्ट स्टील या कास्ट आयरन? तो देखिए ये होता है मशीन के ऊपर होता है। जैसे कि मशीन अगर बड़ी मशीन है तो ये कास्ट स्टील का बनता है, अगर छोटी मशीन है तो कास्ट आयरन का। तो इसमें जिक्र है नहीं कि बड़ी या छोटी, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। देखिए इसमें जो भाग होते हैं उनके, जैसे देखिए इसमें ब्रश है, कम्यूटेटर है, आर्मेचर कंडक्टर है,
पोल है, शू है, पोल है, बाइंडिंग है, योक है, टर्मिनल बॉक्स है, इसमें सारे इसके पार्ट। निम्न में से फील्ड बाइंडिंग स्थापित की जाती है स्टेटर में, रोटर में, ए बी दोनों में। तो डीसी मशीन है, जो डीसी मशीन है, तो हम लोग फील्ड बाइंडिंग कहाँ इस्तेमाल करते हैं? स्टेटर में। ये किस में इस्तेमाल करते हैं हम लोग? स्टेटर में। यानी ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ए। देखिए इसमें दर्शाया गया कि नहीं? देखिए रोटर में रोटर बाइंडिंग, स्टेटर में स्टेटर बाइंडिंग, जिसको फील्ड बाइंडिंग के नाम से जानते हैं। आर्मेचर कोर का निर्माण किया जाता है सिलिकॉन स्टील की पत्तियों द्वारा, कास्ट आयरन द्वारा, हार्ड ड्रोन कॉपर द्वारा या उपयुक्त में कोर। तो आर्मेचर जो कोर होता है ना, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों के द्वारा हम लोग इसका करते हैं, यानी ऑप्शन हमारा ए हो जाए। आर्मेचर में मुख्य बाइंडिंग की जा सकती है, लैप बाइंडिंग, वेब बाइंडिंग, ए विद्युम। इसका जिक्र हुआ है कि आर्मेचर में 2 बाइंडिंगें होती हैं, एक लैप बाइंडिंग, एक वेब बाइंडिंग। देखिए ये बाइंडिंग की डिजाइन कैसे बनता है। वेब बाइंडिंग है, देखिए ओवरलैप नहीं करता, और जो लैप बाइंडिंग है ओवरलैप करता है। देख रहे हैं, कंडक्टर, कॉयल, कम्यूटेटर ये दर्शाया जाता है। डीसी मशीन में दिक् परिवर्तन, जिसे कम्यूटेटर बोलते हैं, का मुख्य कार्य क्या है? देखिए ये कन्वर्टर है। अगर कम्यूटेटर है, अगर हम कम्यूटेटर में, ठीक है, जैसे कम्यूटेटर का काम होता है एसी को डीसी में तथा डीसी को एसी में बदलना। ये कैसे? अगर मान लीजिए कि अगर हम डीसी मोटर की बात करें तो उसमें डीसी सप्लाई दी जाती है, अगर एसी जनरेटर की बात करें तो एसी सप्लाई दी जाती है, वो अंदर डीसी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी दोनों काम है, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे है कि कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच इंसुलिन भरा होता है, इसको माइका बोलते हैं हम लोग। इसका 0.9 mm होता है इसकी मोटाई, ये भी याद रखिए। आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड होने से कौन सी क्षति होती है? देखिए आर्मेचर कोर अगर लेमिनेट है, उसको लेमिनेट किया गया तो ये एडी करंट यानी भंवर धारा हानि को कम करता है। डीसी जनित के फील्ड पोल बने होते हैं, फील्ड पोल के पदार्थ के बने होते हैं, कास्ट स्टील, तांबा, कोबाल्ट और निकेल। तो किसका बने होते हैं? ये कास्ट स्टील के। इसका हम लोग पहले जिक्र कर चुके हैं। 90 है, डीसी जनित में करंट किसके द्वारा बाहरी परपथ में भेजा जाता है? तो अभी इसका जिक्र हुआ कि जनित में करंट किसके द्वारा बाहरी परपथ में? ब्रश के द्वारा, दिक् प्रमोटर। तो दिक् प्रमोटर यानी कम्यूटेटर और ब्रश दोनों के द्वारा हम लोग भेजते हैं। देखिए ये कम्यूटेटर है, ये ब्रश है जो इसी पर क्या होता है? स्लाइडिंग करता रहता है। आर्मेचर में स्लॉट क्यों कटे होते हैं? आर्मेचर को घूमने में आसानी होती है आर्मेचर बाइंडिंग स्थापित करने के लिए। तो आर्मेचर में स्लॉट क्यों कटे होते हैं? क्योंकि आर्मेचर बाइंडिंग स्थापित करने के लिए। डीसी जनित डायनेमो का मुख्य कार्य क्या है? इतनी बार इसका जिक्र हुआ है। तो कोई भी जनित्र हो उसका काम ही होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यानी बी वाला ऑप्शन। डीसी जनित में बॉडी या योक का मुख्य काम क्या है? मुख्य काम क्या है उसका? देखिए मशीन की सुरक्षा, चुंबकीय बल रेखाओं का पथ प्रदान। पहली बार योक या बॉडी बोलते हैं बाहरी भाग को, तो मशीन की सुरक्षा तो कर ही रहा है, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र के लिए पथ प्रदान भी कर रहा है, यानी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। देखिए ये वाला भाग की बात हो रही है। देखिए इसको फ्रेम या योक बोलते हैं, ये फिट है पैर वाला। लिफ्ट आई बोलते हैं इसका, ये टर्मिनल बॉक्स है जिसमें टर्मिनल सारे जाकर वहाँ जुड़ते हैं। सिलिकॉन स्टील की पत्तियों की मोटाई होती है, तो जो सिलिकॉन स्टील हम पत्तियाँ इस्तेमाल करते हैं तो इसकी मोटाई कितनी होती है? 0.5 mm से 0.75 mm तक, यानी ऑप्शन ए वाला हो जाए। नहीं, ऑप्शन मिस्टेक है, ऑप्शन आपका 0.5 से नहीं होता है, 0.35 से होता है, यानी बी वाला ऑप्शन, सॉरी इसके लिए। डीसी जनित्र में अधिकतम शक्ति के लिए शर्त होती है। तो देखिए डीसी जनित्र में आपको क्या लिखते हैं? Eg/2। ये डीसी जनित्र के लिए है। अगर आपका
मोटर की बात होगी तो इसको क्या हम लोग लिखते हैं, EB बराबर V/2, नहीं V/2 बराबर 2, EB बराबर V/2। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, EG बराबर V बराबर EG/2, ये वाला ऑप्शन। निम्न में से डीसी जनरेटर गुण रखता है जिसके कहते हैं, ये कन्वर्टर का काम करता है, तो यांत्रिक रेक्टिफायर भी बोल सकते हैं हम लोग, तो मैकेनिकल रेक्टिफायर बोलते हैं, क्योंकि ये AC को DC में भी बदलता है और DC को AC में भी बदलता है। इसको मैकेनिकल रेक्टिफायर के नाम से हम लोग जान सकते हैं, बोल सकते हैं। निम्नलिखित DC जनरेटर की रेटिंग होती है, तो हम जान रहे हैं कि अगर DC जनरेटर है तो किलो वाट में, AC जनरेटर होता है जिसे अल्टरनेटर बोल देते हैं तो KVA में हो जाता है। फिर रिएक्टिव पावर है, देखिए ये एक्टिव पावर है, अपरेंट पावर है, ये रिएक्टिव पावर है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा, ए वाला है। आर्मेचर बाइंडिंग का प्रतिरोध मापा जाता है, तो हम जान रहे हैं कि आर्मेचर बाइंडिंग के प्रतिरोध किससे मापते हैं, एक होता है केल्विन डबल ब्रिज मेथड होता है, बी वाला ऑप्शन, से मापते हैं। निम्न में से कौन सा समीकरण डीसी जनरेटर के लिए प्रयोग की जाती है, इसका बार बार जिक्र कर चुके हम लोग, NP/Z/60 EG बराबर, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाए। देखिए इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, तो ये सेशन कैसा लगा है अभी आप तो को ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि 30 दिन में 30 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। अगर आपका साथ रहा तो इसको पूरी तरीके से कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, निम्न में से ब्रश का स्प्रिंग का दबाव होता है, तो अगर देखिए ग्राम में है तो 100 से ग्राम में है तो 100 से 250 ग्राम, और किलोग्राम में तो 0.1 से 0.2 पानी, यानी बी और सी दोनों, ये डी वाला ऑप्शन है। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज की इसके बाद भी क्वेश्चन है, शायद स्लाइड में जुड़ा हुआ है, इसको भी कर ही लेते हैं। देखिए बड़ी मशीनों की बेयरिंग का प्रयोग करते हैं, इसको बॉल बेयरिंग करते हैं, यानी ऑप्शन बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, बॉल बेयरिंग। छोटी मशीनों में बुश बेयरिंग, देखिए ये है बॉल बेयरिंग कैसी दिखती है, बुश बेयरिंग कैसी दिखती है। 102 है, छोटी मशीनों में मुख्य ब्रश बने होते हैं, मुख्यतः ब्रश बने होते हैं, तो ये कार्बन के बने होते हैं, ऑप्शन ये है। आगे है डीसी के आर्मेचर बाइंडिंग में मुख्य किस प्रकार की विद्युत वाहक बल है। देखिए आर्मेचर का जिक्र हो रहा है, तो ये AC प्रकार का। शायद ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। डीसी जनरेटर के आर्मेचर स्लॉट किस प्रकार की बाइंडिंग की जाती है, तो डीसी जनरेटर में हम लोग जानते हैं कि सेमी क्लोज टाइप बाइंडिंग होती है, नहीं स्लॉट की बात नहीं, और बाइंडिंग की बात है तो कि इसको बोलते हैं ओपन टाइप बाइंडिंग, यानी सी वाला ऑप्शन। स्लॉट के बाद था सेमी क्लोज। तो बस ये लास्ट था आज के लिए, बस इतना ही। बस जय हिंद जय भारत।